वो समझाया था। ठीक है। और मैंने कहा था कि अपन अगली क्लास में ब्रह्मांडीय पिंडों के बारे में पढ़ेंगे। आपको बिग बैंग समझाया था कि बिग बैंग क्या था, और ये किसने दिया था बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। ए बी जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। ठीक है। ये भी मैंने कल आपको बताया था। तो एक बार फिर से अपन इसको देख लेते हैं। अ, अब आपके नोट्स में से अभी तक सिर्फ समझाने वाला था। अब आज से आपकी नोट से क्लास रहेगी। ये पीपीटी नोट्स की, ये आपके नोट्स का पहला पेज निकाल लें आप। पहले तो निकालें नोट्स का पहला पेज। तो देखें लिखा है यूनिवर्स ब्रह्मांड। मिल गया? क्या होमवर्क दिया था? उपनाम दिए थे। चलो वो उपनाम में बाकी उसमें आधे हो गए थे ना? टोटल कितने हैं उसमें? ठीक है। अब आज मैं वैसे लेट हो गया और तबीयत भी ठीक नहीं मेरी, कल पूछ लूंगा मैं, लेकिन 70 याद कर लाना कल पूरे हैं। सुन लिया क्या? ये बोल रहा हूँ कि 70 ही याद कर लाना। 35 तो आपने याद कर लिए कल। आपके बीच में रविवार फंस गया था थोड़ा मैं तो कल मैं पूछ लूंगा आपसे 70 के 70। ओके। कोई ना सुनाओ, कोई सो रहा हो तो अच्छे से सुन लो, मैं कल कूट दूंगा। है ना? आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं पूछ रहा हूँ, सीधा पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। देखो, तो भाई नोट्स निकाल लो, आवाज मत करना बिल्कुल, है ना? ध्यान देना है इधर, बात मत करना कोई भी, मुझे बिल्कुल मत चिल्लवाना क्योंकि मेरी बस की नहीं है बिल्कुल। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं सूद दूंगा कहूंगा बहुत जोर से। चलो भाई, अब चुप रहो, चुप, चुप रहो। ब्रह्मांड यूनिवर्स क्या था, बस थोड़ा सा शुरुआत ही है कि नोट से पढ़ रहे हैं ना। तो ब्रह्मांड किसे कहते हैं भाई? ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाता। तो ये वेरी मोस्ट, आप इसको याद कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड विज्ञान इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी है। सबने बोल लिया? क्या कहते हैं? कचुन 3 बार, तीसरी बार कवा के बुलवान पड़ता कचुन से। कहलाता है ना। अब ब्रह्मांड में क्या क्या आते हैं? ब्रह्मांड में तारे आते हैं, आकाश गंगा आते हैं, ग्रह उपग्रह उल्का पिंड। वैसे तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई सारी ऊर्जा आती है और सारा पदार्थ आता है। अब चूंकि मोटे तौर पर कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो वो सब तारे, आकाश गंगाएं, ग्रह उपग्रह उल्का पिंड। अभी आप टेंशन नहीं लेना, ये तारा क्या होता है, आकाश गंगा क्या होता है, ग्रह उपग्रह निहारिका, फिर तो अपन उल्का क्या बोलते हैं, पुच्छल तारे, ये सारी चीजें आती हैं। तो हम सबको पढ़ेंगे क्या होते हैं। ब्रह्मांड का ना तो कोई केंद्र होता है और ना ही इसका कोई आरंभिक किनारा होता है, क्योंकि आइंस्टीन के सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार समस्त स्थान व समय गुरुत्व के कारण एक अंतहीन चक्र का आबद्ध है। मैंने आपको समझाया था सापेक्षता का सिद्धांत कि जहां से जो देखता है उसके लिए कोई चीज अलग ही होती है। याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था कि अगर मैं पृथ्वी के इस किनारे पे खड़ा हो जाऊं तो मेरे लिए मेरा ऊपर ये और नीचे ये है। ऊपर इधर है मेरा, है ना? और अगर मैं ये खड़ा रहेगा व्यक्ति तो उसके लिए ऊपर ये। पृथ्वी तो गोल है ना। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? पृथ्वी पे तुम कहोगे साहब इसका ये ऊपर है तो फिर ये नीचे है इस व्यक्ति के लिए, लेकिन इस व्यक्ति के लिए क्या है? ये ऊपर और ये नीचे। तो ये दुनिया सब कैसी है? सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब आप जहाँ खड़े रहते हो आपके लिए दिशा स्थान सब अलग है, दूसरे व्यक्ति के लिए दिशा स्थान अलग है। ठीक है। तो इसकी इसलिए ये कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का ना तो कोई छोर है, ना ओर है, ना कोई किनारा है। जहाँ आप खड़े हो जाओ वहीं से आपके लिए आपकी आपकी परिस्थितियां आपके लिए अलग हैं, दूसरे के लिए अलग हैं। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों में मैंने आपसे कहा था कि वही ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, तो सबसे ज्यादा फेमस सिद्धांत तो यही है, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, जो ए बी जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। इस, है ना? ए बी जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, ये आप याद रख लीजिए। बाकी सृष्टि सिद्धांत, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। ये कह रहा था कि साहब लगातार पदार्थ बन रहा है फैल रहा है, बन रहा है फैल रहा है ना? तो ये कैसे बन रहा है इसको लोग सिद्ध नहीं कर पाए, तो ये थॉमस बोल्ट हार्मन बॉन्डी द्वारा दिया गया था। और संकुचन विमोचन सिद्धांत, इसे अपन दोलन सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी मैंने बताया था आपको कल कि भाई ब्रह्मांड बनता है बनता है बनता है, फिर बाद में सिकुड़ता है सिकुड़ता है।
चलता है, बनता है, सिकुड़ता है, चलता रहता है। ये इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडेज द्वारा किया गया था। ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में दिए गए इन सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य है। कौन सा? बिग बैंग मतलब महाविस्फोट सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य है। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको। और मैंने बताया था कि महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, एक बार बता देता हूँ फिर से। क्या कहा कि इस पृथ्वी में जितना भी आज इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मटेरियल है वो सब एक पॉइंट पे इकट्ठा था आज से 13.5 करोड़ साल, 6.8 अरब साल पहले, सॉरी 6.8 अरब साल इकट्ठा था एक बिंदु पर, है ना। ये हमने कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि आज प्रसार हो रहा है और आज लगातार ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हम समय में पीछे चले गए, फिर क्या हम चले गए पीछे। तो आज जब इतनी दूरी हैं तो 2 दिन पहले इतने पे रहेंगे, 3 दिन पहले इतने पे, एक साल पहले किसी दिन ये सारे एक पॉइंट पर ही रहे होंगे। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये ब्रह्मांड, ये बिग बैंग सिद्धांत आज से 13.5 करोड़ साल पहले, नहीं आज की कंडीशन हम ये हैं, आज ये भी मनुष्य हैं। पीछे जाओगे तो ये इस पॉइंट पे जाके सभी मिल जाएंगे। कितने साल पहले? 10,000 साल। बस ये ये जो पिंड था इसे हमने सिंगुलरिटी, विलक्षणता, ईश्वरीय कण, हिग्स बोसोन कण, भगवान का कण, ये सब कहा था इस कण के बारे में। ये कण क्या है बेटा? ये कण है सारा मटेरियल, सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा एक बिंदु पर इकट्ठा थी, उसमें धमाका होता है, इसे बिग बैंग कहा गया। कुछ सेकंड पश्चात ये जो है पदार्थ जो एक प्लाज्मा अवस्था में थे वो बनते हैं धीरे धीरे। उसके कुछ 3 मिनट पश्चात ये हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अस्तित्व में आ जाते हैं। 3 मिनट पश्चात धमाके के फिर उसके लगभग 3 लाख साल बाद लगभग हम ये देखते हैं कि समस्त प्रकाश हमारा कैसा हो जाता है, ये हमारा ब्रह्मांड दृश्यमान हो जाता है। क्या हो जाता है? दृश्यमान। दृश्यमान मतलब दिखाई देने लगता है। इससे पहले सब कुछ अंधेरा है। फिर इसके बाद में आप जानते हैं कि फिर इनमें संकुचन होता है, सिकुड़ते हैं और ये गैसों से क्या बन जाते हैं? इनसे बन जाते हैं हमारे तारे। क्या बन जाते हैं? तारे। फिर आकाश गंगाएं, फिर उन्हीं से फिर ग्रह पिंड वगैरह। तो ये आज आज की बात है, 13.8 अरब साल बाद की कंडीशन ये है कि यहाँ हजारों पृथ्वियाँ, अभी हजारों तारामंडल, हजारों आकाश, अरबों आकाश गंगाएं बन चुकी हैं और बहुत सारी मिट भी चुकी हैं, आगे भी बनती रहेंगी, मिट रहेंगी। लेकिन ये लगातार ऐसा ही फैलता रहेगा और लगभग 13.5 अरब साल बाद ये नष्ट हो जाएगा। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की उम्र कितनी हो जाएगी? लगभग 26 अरब वर्ष। ये 13.5 अरब साल पहले बना है यहाँ से, तो यहाँ से 13.5 अरब साल बाद फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, तो बहुत दूर दूर चला जाएगा। ठीक है, ये तो पूरी कहानी है। चलिए इसको थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। ए बी जॉर्ज लैमेत्रे द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार 15 अरब वर्ष की पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय पदार्थ अत्यंत सघन, नोट्स में अपने नोट्स पे भले आप पेन रख के चलना नहीं में, या यहाँ देख लो, अत्यंत सघन पिंड के रूप में था। ठीक है, जिसमें विस्फोट के उपरांत ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों तरफ फैल गया। यह पदार्थ एक ही विभिन्न गैलेक्सियों के रूप में दृश्य है। यही ब्रह्मांड, ये जो मटेरियल फैल गया आज हमको किस रूप में दिखाई देता है? विभिन्न। जो उस छोटे से कण से चारों तरफ फैला वो क्या बन गया? आज गैलेक्सियां बन गया। क्या बन गया? और ये गैलेक्सी में ही सारे सारे पदार्थ दिखाई देते हैं, जैसे कि सारे ग्रह, उपग्रह है, तारे, और ऊर्जा भी दिखाई देती है, सभी प्रकार के बल, गुरुत्वाकर्षण बल या अनंत बल सब कायम है एक गैलेक्सी में। ये जो जो कुछ वो छिटका था मटेरियल वो सब कायम दिखाई देता है हमको गैलेक्सी के रूप में हमें दिखाई। आज करोड़ों वर्ष के पश्चात भी ब्रह्मांड फैल रहा है। ये हमने देखा था कि ये जो रेड शिफ्ट का आपको बताया था मैंने, रेड शिफ्ट कपलर प्रभाव, ठीक है, हब्बल ने जो बताया था, हमारा क्या बताया था कि सब प्रकाश, सभी प्रकाशीय स्रोतों के बाहरी किनारे पर लाल रंग का घेरा बढ़ता जा रहा है। क्या बताया था? लाल रंग का घेरा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मैं क्या लगाऊं कि प्रकाश, ये सभी पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं जब आपके आंखों से यदि किसी लाइट के बल्ब को दूर ले जाऊंगा तो धीरे धीरे उसकी तरफ लाल रंग का घेरा बनता, हल्का धुंधला लाल दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने यही, तो ब्रह्मांड फैल रहा है लेकिन इस एक स्थान पर स्थिर है जिसमें अनेक पिंड गुरुत्व द्वारा आपस में स्थिर स्थिति में है। खगोल वैज्ञानिक अभी भी यह नहीं जान सके हैं कि ब्रह्मांड बंद है, जिसका अर्थ है कि फैलाव अंततः बंद हो जाएगा। मतलब अभी भी वैज्ञानिक की सोच है ना कि ये ब्रह्मांड एक घेरे में बंद है, इसका कोई फैलाव बंद हो जाएगा, कि ये फैलता ही रहेगा।
फैलाव अंततः बंद हो जाएगा और सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा, अथवा खुला है। मतलब सब बाहर का इलाका कोई जो फैल तो रहा है, पर बाहर से कोई लेयर बंद है, वहां तक कहीं कहाँ तक फैलेगा, बंद फैल के रुक जाएगा, वापस सिकुड़ने लगेगा, या फिर ऐसे ही फैलते चला जाएगा। मतलब ऐसा अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है। अथवा खुला है, जिसका अर्थ है कि इसका विस्तार हमेशा होता रहेगा। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? ये मतलब फैल तो रहा है, ठीक है फैल रहा है, लेकिन इसका कोई बाहर का क्राइटेरिया है या नहीं, कहाँ तक फैलेगा, ये बंद है या फिर खुला है, ये मतलब फैलता रहेगा, ऐसा अनुमान नहीं लगा पाया है। बिग बैंग सिद्धांत विस्तार ब्रह्मांड की परिकल्पना की पुष्टि डॉपलर प्रभाव के आधार पर किया चुकी। क्या कहता है कि डॉपलर प्रभाव क्या कहता है? रेड शिफ्ट क्या कहता है? रेड शिफ्ट माना रेड मान लाल, शिफ्ट शिफ्ट माना किनारे पे कलर आ रहा है ना। डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जब किसी प्रकाशीय स्रोत को किसी प्रेक्षक से दूर ले जाया जाता है तो उसके बाहरी किनारों पर लाल रंग का जमाव हो जाता है, ये है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, 50 भी समझ चुका हूँ मैं तुम लोगों को, है ना। इसके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब पूर्व वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और दाब अत्यधिक घनत्व, मतलब ताप और घनत्व तो बहुत ही ज्यादा अनंत था। अनंत मतलब बहुत तापमान की भी आप कल्पना नहीं कर सकते, कितना तापमान रहा होगा। अनंत तापमान, अनंत कह रहा हूँ, मतलब कोई कल्पना ही नहीं है। और इसका घनत्व तो मतलब डेंसिटी कितना ठोस रहा हो वो। अब इसी से समान लगा लो कि हमारी पृथ्वी जैसे अनंत ग्रह सब जब एक ही छोटे से पिंड पर संकेंद्रित रहे होंगे तो उसका घनत्व तो उसकी डेंसिटी कितनी रही होगी, तो अनंत डेंसिटी थी, उसी में विस्फोट हुआ था। ये सब आज जो कुछ है वो सब यहाँ था, और इसी से ये सारा मटेरियल बना। ठीक। अब बिग क्रंच क्या होता है कि भाई जब ये जा रहा है आगे की तरफ, धमाका जो फैल रहा है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर ब्रह्मांड बंद है ऊपर से घेरा, फिर ये वापस से सिकुड़ना शुरू होगा। तो सिकुड़ना शुरू होगा तो एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, और समस्त ब्रह्मांड हमारा नष्ट हो जाएगा। बिग क्रंच, महासंकुचन, महासंकुचन। और यदि खुला हुआ है तो भी नष्ट ही होगा। क्यों? तो अनंत अभी इतना फैल रहा, इतने दूर चले जाएंगे कि सब सब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, सब तापमान, मान लो अभी हम पृथ्वी, ये सूरज है, और ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी इतनी दूरी पर है अभी, तो अब हमारे पास तापमान वापमान आ रहा है और हम सब मतलब सब पृथ्वी पर जीवन है, सारी चीजें हैं, सब ठीक ठाक है। लेकिन अब ये सूरज यहाँ रह जाए और पृथ्वी यहाँ आ जाए और फिर यहाँ पहुंच जाए, तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचने वाला, सब खत्म होने, सब जम जाएगा, सब अंधेरा, सब खत्म हो जाएगा। मतलब चाहे तो दूर जाता जाए तो ही खत्म ही होना है एक दिन। अगर सिकुड़ भी जाएगा, जब सारा चीज सब हम जब सूरज में ही घुस जाएंगे तो तब भी नष्ट ही होना है। ये क्या है? बिग क्रंच माना क्या होता है? महासंकुचन। क्या होता है? ये ब्रह्मांड के नष्ट होने की बात कर रहे हैं। क्या की बात कर रहे हैं? ब्रह्मांड के नष्ट। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई है, उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मांड निरंतर विस्तार कर रहा है। यह विस्तार एक निश्चित सीमा तक ही संभव है। यह विस्तार एक सीमा तक ही संभव है, चाहे तो वो खुला हो या बंद हो, एक लिमिट तो रहेगी। अधिकतम विस्तार होने के बाद ब्रह्मांड अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ध्वस्त होकर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस घटना को बिग क्रंच कहा जाता है। यह ब्रह्मांड के पूरे जीवन चक्र को दर्शाता है। हमने इस बात का पता लगाने के लिए कि सारी चीजें एक ही बात, साधना बात मत कर, तो एक बिंदु पर हम तो पहुंच गए थे सभी लोग। भाई आज ब्रह्मांड फैल रहा है, तो आज से 13.8 साल पहले ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित रहा होगा, और हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि ये बिंदु कहाँ से आया होगा। इस बात पर लगातार वैज्ञानिक शोध रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि इस बिंदु के बारे में सबसे पहले हमने कहा साहब सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था, और उसके बाद में हिंग्स नाम के विद्वान ने इस पर रिसर्च किया, इसलिए इसे हिंग्स बोसोन कण भी कहते हैं। और उन लोगों ने इसे गॉड पार्टिकल कहा। उन्होंने कहा कि ये गॉड पार्टिकल है, भाई ये कहाँ से आया ये किसी को पता नहीं है, भगवान का कण है, ये कहाँ से आया। हमने इस पर रिसर्च करने के लिए 30 मार्च 2010 वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनाई।
यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न। कहाँ पर? जेनेवा में एक जगह है सर्न। जेनेवा, जेनेवा एक देश है यूरोप में। कहाँ है? जेने सॉरी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एक देश है। कहाँ पर? यूरोप में, उसी में एक शहर है जेनेवा। जेनेवा के पास में एक जगह है सर्न। ठीक है, जेनेवा के पास में, जेनेवा एक शहर है। ठीक है, किसका? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड एक देश है यूरोप महाद्वीप का। किस महाद्वीप का? तो सर्न में हमने प्रयोगशाला, एक लेबोरेटरी, एक लैब बनाई, बहुत बड़ी लैब बनाई, बहुत लंबी सुरंग बनाई, है ना। पृथ्वी की सतह से लगभग 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये याद रख लेना, ये प्रश्न बन जाते हैं, LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोगशाला, महाप्रयोग ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए किया। इस महाप्रयोग द्वारा सर ने 4 जुलाई 2012 को सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। हालांकि ये कोई वो कण नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आप सोच रहे हो गॉड पार्टिकल खोज लेने, उसके जैसा लगभग लगभग उन्होंने सोचा। ये इतनी लंबी सुरंग बनाई है। हालांकि इसका अभी तक कोई वो, हमें जिस उद्देश्य से बनाई गई थी उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि आपने सुना होगा तो यार ना, आपने कहाँ सुना होगा, जब हम पढ़ते थे तब की बात है ये। तब ये प्रयोगशाला बनी रही थी, तब ये प्रयोग होना था इसका, कि 2012 में इसका प्रयोग होना था, कि जिस दिन ये प्रयोग किया जाना था। तो ये 2011 से खबरें उड़ना शुरू हो गई थी कि 2012 में पृथ्वी, 4 जुलाई को पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तब जने पूरी मूरी बना खा खो लो मन भर के। अरे मतलब जो मन की इच्छाएं पूरी कर लो। कहा कि 4 जुलाई, ये इतनी बड़ी सुरंग में, और जब वो धमाका होगा जिसमें ब्रह्मांड बना था, तो क्या पता, मालूम चला कि हालांकि कुछ वैज्ञानिक ही कह रहे थे, ऐसी बात नहीं, टीवी पे डिबेट चलती थी बाकायदा, ऐसा हो सकता है कि पूरी पृथ्वी उसी कण में समाहित हो जाए, सब खत्म हो जाए। तो इस प्रयोगशाला प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे थे। पर बात यह है कि वही है, वही जो राम रचि राखा। ये वैज्ञानिक वैज्ञानिक से होत कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे मन का वहम है कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। हाँ, तुरंत फायदा, क्षणिक लाभ, हानि हो सकती है। तो ये समझ में आई, याद रख लेना। सर्न में 2010 में ये हमारा जो है प्रयोगशाला हुई थी। और ये याद, तो ये प्रश्न बनता है, LHC की जरूर बनता है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये नाम पूछ लेते हैं। स्विट्जरलैंड जेनेवा में ये प्रयोगशाला 2010 में बनाई गई थी, ये याद रख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में शुरुआत से लोगों की क्या अवधारणा रही। तो जैसे कि पृथ्वी, अब पहले हम जब शुरुआती दौर रहे होगे तो हम कुछ जानते नहीं थे। मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, शुरुआती दौर में। तो हमको तो यही लगता था कि भाई सुबह उठे, इधर से सूरज उग रहा है, इधर सूरज डूब रहा है, मतलब इसका मन अनुमान क्या लगाऊंगा, भाई पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी बीच में है, सूरज की परिक्रमा कर रहा है, सूरज परिक्रमा कर रहा है। कौन परिक्रमा कर रहा है? सूरज। चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की, सूरज भी परिक्रमा कर रहा है, सारे तारे परिक्रमा कर रहे हैं, किसकी? पृथ्वी की। तो हमको ये दिख रहा है ना यहाँ से उठते, हम थोड़ी कुछ वैज्ञानिक हैं ऊपर दिख रहे। तो पहले मनुष्य जैसे आज हम हैं, ऐसे ही आम वैज्ञानिक तो उस समय कोई बड़े ऋषि मुनि रहे होंगे, वो भी बेचारे, उनके पास थोड़े कोई दूरबीन थी, वो भी हम जैसे सोचते, वो थोड़ा अच्छे सोच सकते थे, हम थोड़ा कम सोच सकते हैं, इतना मान लो, और क्या रहेगा। शुरुआत में अवधारणा यही रही होंगी लोगों की, समय समय पे अवधारणाएं बदलती गई लोगों की। तो हमारे पास नए नए जो है टेक्नोलॉजी आती गई, हमारे पास संयंत्र आते गए, हमारे पास बड़े बड़े हैवी हैवी दूरबीन आते गए, गैलीलियो आ गया, हब्बल आ गया, बड़े बड़े टेलीस्कोप का निर्माण किया गया, हमारे कॉन्सेप्ट बदलते गए। हालांकि भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत में हमेशा से हमने सूरज को केंद्र में मान के पृथ्वी का अध्ययन किया है। भारत की भारतीय परंपराओं की बात करें, वैदेशिक परंपराओं में, खासतौर पे ईसाई परंपरा या इस्लामिक परंपराओं में हमेशा से पृथ्वी को केंद्र माना गया, क्योंकि वो उतना ही सोच पा रहे थे, उतना ही देख पा रहे थे, या जो भी कारण रहा हो। देखिए क्या अवधारणा रही। टॉलमी टॉलमी की जियोसिंथेटिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये कौन कह रहा है? टॉलमी। तो आपसे सीधा प्रश्न ये बन जाएगा, बताइए कि सब टॉलमी के अनुसार पृथ्वी
को अने ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया, तो पृथ्वी को माना गया। या फिर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी माना गया। समझ में आ रही बात मेरी? तो टॉलमी के अनुसार। तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये किसने कह दिया था? टॉलमी ने कह दिया था। कॉपरनिकस ने टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया। किसने किया? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस, आपको पता है कि सौरमंडल की खोज का श्रेय किसे जाता है? कॉपरनिकस ने बताया। कॉपरनिकस ने पहली बार कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, सूरज है केंद्र में और सभी पृथ्वी या सभी आठों ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूरज की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया और उसने हीलियोसेंट्रिक अवधारणा अपनाई। ध्यान से लेना, जियोसेंट्रिक अवधारणा मतलब पृथ्वी केंद्र में। ये भी शब्द है ना, जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी होता है। क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, और हीलियोसेंट्रिक अवधारणा मतलब सूरज केंद्र में। क्या है? या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी? नहीं, आप सोचो सर ने ये तो कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है, ऐसा माना था 12 ने। अब शब्द आ गया जियोसेंट्रिक, तो ये जियोसेंट्रिक एलोसेंट्रिक के शब्द भी याद रखना है ना। का प्रतिपादन के जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं। फलतः कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया। ये अब टिक कर लीजिए इसको नोट्स में आप, है ना। फलतः कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का क्या कहा गया? जनक। इसको अंडरलाइन कर लेना आप, ये इंपोर्टेंट है कि भाई आधुनिक खगोल शास्त्र जनक किसे कहा गया है? कोपरनिकस को कहा गया। किसको कहा गया है? कोपरनिकस को कहा। ठीक है, आगे देखें। 16वीं शताब्दी के आरंभ के आसपास केपलर ने, अब एक और वैज्ञानिक, तो कोपरनिकस की बात हो गई, अब कौन आता है? केपलर। कौन आता है? केपलर। केपलर जो आया, केपलर ने ग्रहों की गतियों के नियम दिए। क्या दिए? ग्रह की गति के नियम। भाई, जो सूरज है इसकी परिक्रमा सभी ग्रह कर तो रहे हैं। ये सूरज है, और मैंने कहा साहब ये हमारी जो है पृथ्वी है या कोई अन्य ग्रह है। ठीक है, ये जो परिक्रमा कर रहा है वो इस तरीके से करता है कि कभी पास होता है, कभी दूर होता है। ये पास है और यहाँ पर दूर है। ठीक है, एक निश्चित कक्षा में करता है, खुद की धुरी पर भी घूमता है, खुद की धुरी पर भी घूमता है, इस तरीके से खुद की धुरी पर भी घूम रहा है, खुद भी राउंड राउंड घूम रहा है इस तरीके से। और ये सूरज की परिक्रमा भी कर, ये कुछ नियम है, आगे हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। केपलर ने क्या दिए थे? ग्रहों की गतियों के नियम दिए। जबकि सौरमंडल की खोज कौन ने करी है? कोपरनिकस ने। किसने करी है? ठीक है, पृथ्वी केंद्र में ये किसने कहा है? टॉलमी ने। किसने कहा है? टॉलमी ने, है ना। क्यों सैंतिक अपना। कुल शताब्दी के आसपास केपलर ने ग्रहीय गतियों के नियम की खोज की। ये टिक कर लेना, अंडरलाइन करो इसको भी। और इसने सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना। इसने भी सूर्य को ही क्या माना है? केंद्र माना। फिर इसके बाद में आते हैं हर्शेल। कौन आते हैं? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य व अन्य ग्रह आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। क्या कहा? कि हमारी जो पृथ्वी, सूर्य वगैरह जो सब कुछ है ना, ये हमारी आकाश गंगा है, ये हमारी आकाश गंगा। और इस आकाश गंगा के बाहरी छोर पर मात्र इतना सा है हमारा सूरज, सौरमंडल। ये किसने बताया? विलियम हर्शेल। तो जब तक क्या हो चुकी थी, दूरबीन वगैरह की खोज हो चुकी थी, ऊपर हमारे जो लास्ट के ग्रह हैं यूरेनस और नेपच्यून, इनकी खोज हो, इन ये भी हम जो है इन्हें भी हम देखने लगे थे। तो और भी आगे, इनसे भी और आगे देखने लगे थे। तो हमने देखा साहब ये तो हमारा आकाश गंगा, इसमें ऐसे हमारे सूरज, सूरज जैसे अन्य अन्य कितने तारे हैं, अरबों खरबों तारे हैं। तो हमारा जो सूरज है वो हमारी 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 इस आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इतनी प्रकाश वर्ष की दूरी पर। तो ये मतलब एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। और इस आकाश गंगा का भी एक क्या है? केंद्र है। और हमारा सूरज खुद उसकी परिक्रमा कर रहा है घूम के। हमारा सूरज खुद भी, पहले हम यही अभी तक यही मान रहे थे क्या कि सूरज स्थिर है, पृथ्वी वगैरह सब परिक्रमा कर रही है, पर नहीं।
सूरज भी स्थिर नहीं है, सूरज भी इस आकाश गंगा के केंद्र क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। वो परिक्रमा करने में उसको लगभग 25 करोड़ साल लगते हैं, एक परिक्रमा करने में कितने लगते हैं। इसे बोलते हैं कॉस्मिक ईयर, ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर, ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं। ये टीम पकड़ के मूड देते हो, एक बेर में बोल ले करे। अच्छा उनके मुंह देख के कुआन पड़ते, मुँह दो दो बेर पीछे बैठे भी। क्या बोलते हैं वो, कहें तीसरी बेर में क्यों आओगे, जब 3 बेर हाथ वाल चबा लोगे मेरे। देखो हर्सेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश, अंश माना हिस्सा, पार्ट है। 1920 में एडविन एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी। डॉपलर प्रभाव, रेडशिफ्ट, या फिर बताया किसने था, एडविन हब्बल। उन्होंने जिसको उन्होंने आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध की। आकाश गंगा लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब बात आती है आकाश गंगाओं की, क्या बात आती है। अब मैं आपको थोड़ी बता दूं, आकाश गंगा, आकाश गंगा, अब हम आकाशीय पिंड की बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि साहब ये हमारा ब्रह्मांड बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, यहाँ तक ठीक। आकाश गंगा के बारे में एक थोड़ी समझ हमारी ये बढ़ गई कि आकाश गंगा क्या है भाई, ये तारों का समूह है, तारों का समूह, यहाँ तक ठीक। अच्छा आकाश गंगाओं को मैं पहले निहारिका कहता था, निहारिका को अंग्रेजी में नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी पहले ही क्लियर कर लो इस बात को, बाद में तुम कंफ्यूज रहोगे। निहारिका और आकाश गंगा में क्या अंतर है। वास्तव में एक निहारिका ही बड़ी होकर के आकाश गंगा बनती है। वास्तव में एक निहारिका ही बड़ी होकर क्या बनती है। चलो थोड़ा और निहारिका से पहले वाली कंडीशन में चलते हैं। निहारिका से पहले वाली कंडीशन क्या है कि साहब हमने का, अरे निहारिका से पहली पहली बात यह है कि जब बिग बैंग हुआ तो धीरे धीरे सब हमने कहा साहब ऊर्जा बनी, ऊर्जा हमें आपस में सिकुड़ी, तो उसमें जो है हमने कहा धीरे धीरे छोटे छोटे कण बने, फिर इलेक्ट्रॉन बने, प्रोटॉन बने, न्यूट्रॉन बने, और फिर परमाणु बना। क्या बना, इनसे मिलकर क्या बनता है, परमाणु बनता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु बना, और परमाणु में छोटे छोटे परमाणु बने होंगे, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु बने। काय के परमाणु बने, सबसे छोटा परमाणु काय का होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो हाइड्रोजन में क्या हुआ, संकुचन हुआ। तो हाइड्रोजन गैस जब सिकुड़ता है, गैस जब सिकुड़ता है तो अब आप समझ जाइए, ये एक निहारिका है ना, एक सिकुड़ता हुआ हाइड्रोजन गैस का बादल। क्या है, सिकुड़ता हुआ हाइड्रोजन गैस का बादल। ठीक है, ये है निहारिका। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जगह जगह सिकुड़ रहा है, वो जहां जहां सिकुड़ेगा वहां वहां एक सूरज बनेगा। क्या बनेगा, वहां वहां एक तारा बनेगा, एक तारा यहाँ बनेगा, एक तारा यहाँ बनेगा। ऐसे अरबों खरबों क्या बनेंगे। जब ये तारे सब कंप्लीट हो जाएंगे ना बनके, तो ये क्या कहलाएगी, आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है ना। तो आकाश गंगा, अब आकाश गंगा क्या है भाई, आकाश गंगा तो एक जो है, आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा एक तारों का समूह, तारों का समूह। पहले निहा देखिए पढ़ते हैं। निहारिका आकाश में कोहरे कोहरे या धुएं की तरह दिखाई देने वाला प्रकाश पुंज है, जिसका निर्माण हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों के संचयन से हुआ है। निहार शब्द संस्कृत का शब्द है ना, जिसका अर्थ है कोहरा। निहारिका आकाश गंगा के भ्रूण अवस्था का द्योतक है। ये बात सही में आई। निहारिका आकाश गंगा के भ्रूण अवस्था का द्योतक है। सही में आ रहा है? द्योतक मतलब होता है प्रतीक। द्योतक माने क्या होता है, ये तो तुमसे यही तो कहता हूँ, हिंदी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, तभी तो तुम लोग मर रहे हो, हिंदी नहीं पढ़ रहे। शाम को मैं बोल रहा था बहुत से, क्योंकि क्या हूँ इसलिए कहता हूँ कि आप सही में कि आकाश गंगा भ्रूण अवस्था का द्योतक है। हम नहीं समझा, चल चल। अब याद हो कि भ्रूण अवस्था माने होता है जो मतलब भ्रूण मतलब माँ के गर्भ में होता है वो वाली बस जब भ्रूण अवस्था, और घोतक माने प्रतीक होता है। तो आकाश गंगा क्या है कि जब एक मतलब
बच्चा, बच्चा आकाशगंगा, निहारिका मतलब क्या है, बच्चा आकाशगंगा, ये बच्चा भी नहीं कह सकते आप, मतलब बिल्कुल शुरुआती अवस्था वाला, भ्रूण वाली, हम जैसे माँ के पेट में होते हैं ऐसे, मतलब हम ही बड़े बड़े होकर पैदा होकर क्या बनेंगे, एक पुरुष एक मनुष्य बनेंगे। ये निहारिका भी भ्रूण है, भ्रूण आकाशगंगा, है ना, ठीक है। जबकि आकाशगंगा एक विकसित अवस्था, मनुष्य में और भ्रूण में जो अंतर है, ठीक है। न्यारिका के विकास के साथ साथ गैस के झुंड विकसित हुए, ये झुंड बढ़ते हुए घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का, समझ में आ रही है बात, ठीक है, आरंभ हुआ। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारे, धूल कण तथा गैस के तंत्र को आकाश गंगा की संज्ञा दी गई है। क्या है आकाश गंगा, ये जो गैस के बादल थे ये सिकुड़ते चले गए और इनसे ही तारों का निर्माण होता, और इन तारों का समूह ही आकाश गंगा। आकाश गंगा हम इसे मंदाकिनी या इसे हम गैलेक्सी अंग्रेजी में कह सकते हैं। सही में आ रही है, आकाश गंगा, मंदाकिनी या गैलेक्सी जिसे हम कह सकते हैं। आकाश गंगा के विभिन्न प्रकार के विकिरण, आकाश गंगा विभिन्न से विकिरण निकलते हैं। विकिरण मतलब अंग्रेजी में रेडिएशन कहते हैं, रेडिएशन मतलब तरंगें क्या होती हैं, तरंगें निकलती थी। इनमें अवरक्त किरणें, बाकी सारी किरणें पढ़ी हैं आप, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो किरणें, एक्स किरणें, दृश्य किरणें, पराबैंगनी किरणें आदि, है ना। गाय अबीजू इंफ्रामारे आपने पढ़ा होगा, बताया था मैंने आपको फिजिक्स में। हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी नहीं, उसे हम कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं, उसे हम मिल्की वे भी कहते हैं, उसे हम ऐरावत भी पथ भी कहते हैं, मंदाकिनी, आकाश गंगा को मंदाकिनी कहते हैं अपनी वाली आकाश गंगा को। मिल्की वे तो कहते ही हैं और ऐरावत पथ भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते होंगे, इसको सर्च कर लेना, इसको देखना एक बार। मंदाकिनी वह भाग है जो पृथ्वी में एक प्रकाशित सदृश दृष्टिगोचर है, इसे हम स्वर्ग की गंगा कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। देखो इस ब्रह्मांड में अनेकों अरबों खरबों आकाश गंगा है, उनमें हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, मिल्की वे या ऐरावत पथ या स्वर्ग की गंगा, ठीक है। या अब इसे मंदाकिनी भी कहते हैं, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हूँ, मंदाकिनी इसे कहते हैं या सभी आकाश गंगाओं को कहते हैं, हाँ सभी आकाश गंगाओं को कहते हैं मंदाकिनी, वही तो मैं कह रहा हूँ। हमारी आकाश गंगाओं को कहते हैं मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, ऐरावत पथ कहते हैं अंग्रेजी में मिल्की वे, या हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में मिल्की वे, अब हिंदी में मिल्की वे के अंत क्या अर्थ होता है, दुग्ध मेखला, क्या होता है, दुग्ध मेखला, ये लिख लेना और इसको सही कर लेना, है ना। उसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा को क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं या दुग्ध मेखला या ऐरावत पथ। देखो मिल्की वे, मिल्की, मिल्की माने दूध जैसी और बे माने रास्ता, कैसा, दूध जैसा रास्ता। कभी आप गर्मियों के समय में छत पर बैठे हो, आकाश स्वच्छ हो, आकाश एकदम बादल बादल ना हो रहे हो, जरा आप इमेजिन करना कहीं बैठे हो तो है, और आप देखोगे आसमान की तरफ, तारों को, तारों में तो आपको एक सफेद सफेद सी पट्टी दिखाई देती है, बढ़िया धुंधला धुंधला बादल का रास्ता सा, बादल नहीं होते वास्तव में, मतलब बहुत ऊपर देखोगे आप, बड़े आराम से धुंधला धुंधला एक पट्टी दिखाई देती है, वही है क्या, आकाश गंगा का एक छोर दिखाई देता है हमको, क्या दिखाई देता है वो। अब हमारे पूर्वजों ने जब ये जानने की चाही थी ये क्या है क्या है, तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया विशेष। तो अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहा हुआ कि बच्चों ने पूछा पापा पापा ये क्या है, एक किसी शिष्य ने पूछा किसी गुरु से, गुरु ये क्या है, उनने एक मनगढ़ंत कहानी बना दी कि वो जो है एक बार हाथी पूजन था, हाथी पूजन तो नहीं होता क्या, तो कौरवों और पांडवों के पूजन होना था, तब कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। तो कौरवों ने जो है बड़ा सा बहुत बड़ा मिट्टी का हाथी बना के ले आया वो गांधारी के लिए। अर्जुन आया,
कि माँ थोड़ी टेंशन में बैठी हुई थी कुंती। उन्होंने क्या हुआ बेटा? और मैंने पूछा क्या हुआ मम्मी, ये आप ऐसे परेशान क्यों हो? तुमने कहा साहब हाथी वो इतना बड़ा बना लाया। मैं सोची अब तुम तो पांच हो, तुम इतना बड़ा बड़ा कैसे बना पाओगे? तुमने कहा क्यों टेंशन ले रही हो मम्मी, देखो अभी यार बताता हूँ। उसने उठाया गांडी और दे मारा स्वर्ग की ओर। उधर जब स्वर्ग में बेचारा इंद्र बैठा रहता वो वैसे ही डरता रहता, तुम जानती हो उस इंद्र को तो। उधर उसका गांडीव का तीर आया तो इंद्र के सिंहासन मंगासन डोलने लगे। इंद्र के सिंहासन डोले। इंद्र ने कहा भैया का चाहिए बोल। उन्होंने कहा तेरा ऐरावत हाथी दे, 2 मिनट में भेज रहा हूँ। तो वो जो ऐरावत हाथी जिस रास्ते से आया तो वहां धूल धूरा उड़ती आई। तो वो है क्या? आकाश, ये अपनी आकाश गंगा है। अपन जो दिखता है वो हाथी हाथी का रास्ता, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? ऐरावत पथ। ऐरावत कौन है? इंद्र का हाथी। पथ माने रास्ता। ठीक है। दुग्ध मेखला या मिल्की वे या ऐरावत पथ के नाम से जानते हैं हम अपनी आकाश गंगा। अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में, उसमें हम हमारी आकाश गंगा की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो मिल्की वे की संज्ञा से जानी जाती है, अर्थात हम पृथ्वी के समूची मंदाकिनी, मंदाकिनी की जगह जहां जहां आया वहां आप लिख लेना अपनी दुग्ध मेखला। एक साथ नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते बताओ? क्योंकि हम इसके बाहर कोने पर एक छोर मात्र पे हैं। बस थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देगा इसका, क्योंकि ये इतनी बड़ी ये अनंत है, समझ रहे हो? हम उसमें उसके अरबों सूर्य में से हमारा एक तारा है सूर्य, तो आप उसे कभी भी पूरी नहीं देख। अर्थात हम इसके एक भाग को ही देख पाते हैं जिसे मिल्की वे कहते हैं। यह सर्पिलाकार यह है तथा कई आकाश गंगाओं के समूह का एक सदस्य है। इसे स्थानीय समूह भी कहते हैं, लोकल ग्रुप। क्या कहते हैं? लोकल ग्रुप। बहुत सी आकाश गंगा मिलकर क्या बनाती हैं? एक लोकल ग्रुप। गैलीली ने पहली बार 1610 में टेलीस्कोप के साथ अलग अलग तारों में प्रकाश के बैंड की खोज की। सन 1920 के दशक में शुरुआत तक अधिकांश खगोलविदों का मानना था कि मिल्की वे में ब्रह्मांड के सभी तारे शामिल। हम यही जानते थे पहले, सब जो कुछ है सब मिल्की वे। 1920 तक जब हमारे पास एडविन हब्बल ने वो टेलीस्कोप से आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती हुई ना बताई, तब तक क्या जानते थे अपन कि जो अपनी आकाश गंगा है, अभी तक ये आकाश गंगा है, यही सब कुछ होगी, यही है पूरा ब्रह्मांड। पहले हम अपनी पृथ्वी को ही सब कुछ समझते होंगे जब हम शुरुआत में आदि मानव रहे होंगे। यही समझते रहे होंगे पृथ्वी को क्या, फिर यही समझते रहे होंगे सब अपना जंगल लगा, ये अपनी अपना पहाड़, यही दुनिया है, बस इसके बाहर कुछ नहीं होगा। हम लगातार सीख रहे हैं, लगातार चीजें आगे बढ़ रही हैं। उसके साथ समय के साथ चीजों का आविष्कार हो रहा है, नई नई चीजों के बारे में हम जान पा रहे हैं, और हमारी समझ का दायरा बढ़ता जा रहा है और चीजें बढ़ती हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं, अनंत अनंत है ये। एडविन हबल के अनुसार मिल्की वे कई आकाश गंगाओं में से एक है। ठीक है, ये कहा उसने। GN-Z11 ने 11 ने मार्च 2016 में 32 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी तय की। एक ये यान था, है ना, जिस उसने सबसे पुरानी और दूर स्थित आकाश गंगाओं की जानकारी दी। यह बिग बैंग के ठीक 400 मिलियन साल बाद अस्तित्व में है। बिग बैंग के 400 मिलियन साल बाद से अभी अस्तित्व में आया था। यानी सबसे पुरानी आकाश गंगाओं के बारे में बताया। एक हमने यान भेजा जिसका नाम था GN-Z11, नहीं 11, GN-Z11। 2016 में ये हमने यान भेजा था, उसने हमें बहुत पुरानी पुरानी आकाश गंगाओं के बारे में बताया। अब ये तो आकाश गंगाओं की बात हुई, तुम समझे आकाश गंगा, अब ये तो हम समझे आकाश गंगाएं बहुत सारी हैं, तारों का समूह होता है। ठीक है, ये हमारे वर्तमान में समझ है। अब दुनिया में अभी तक जितनी आकाश गंगाएं देखी गई हैं वो 3 प्रकार की आकाश गंगाएं हैं। एक है सर्पिलाकार। कैसी हैं? हमने कहा साहब ये सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। और दूसरी है दीर्घ वृत्ताकार। कौन सी है? दीर्घ वृत्ताकार। और ये है अनियमिताकार। क्या है? अनियमिताकार। अनियमिताकार यानी
ये सांप के जैसे राउंड 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 घूम रही हैं। और ये कैसी हैं? ये मतलब इस तरीके से हैं, ऐसी, समझ रहे हैं, ऐसी दीर्घवृत्ताकार। और इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, अनियमिताकार। दुनिया की 80% आकाशगंगा ऐसी हैं। कैसी हैं? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मतलब समझ रहे हैं? इस तरीके से ये घूम रही हैं सांप के जैसी, सर्पिलाकार आकाशगंगा है। ठीक है। तो दुनिया में आकाशगंगाएं भैया सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार, अनियमिताकार आकाशगंगाएं। सबसे आकाशगंगाएं कैसी हैं? सर्पिलाकार है। कैसी हैं? सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार जो आकाशगंगा है वही सबसे ज्यादा है, 80% आकाशगंगा है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार आकाशगंगा की पहचान क्या है? इसके केंद्र की तरफ जाओगे तो तारों की संख्या बढ़ती जाती है। क्या कह रहे हैं? केंद्र की तरफ जाओगे तारों की संख्या बढ़ती जाती है, दूर आओगे तारों की संख्या घटती जाती है। ठीक है। एक तो ये, और हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा, हमने कहा हमारी जो मिल्की वे है वो इसी जैसी है। कैसी है? सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार में हमारी आकाश गंगा भी है, और दुनिया की 80% आकाश गंगा कैसी है? सर्पिलाकार। समझ में आ रहा है? ये आकाश गंगा है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि आलिसियोनियस मिल्की वे आकाश गंगा से 160 गुना विशाल है। एक ये नई आकाशगंगा खोजी है हमने, जिसका नाम क्या है? अलिसियोनियस। अलिसियोनियस आकाशगंगा हमारी मिल्की वे से 160 गुना विशाल है, बड़ी है। इसका व्यास आकाशगंगा से 160 गुना ज्यादा है। अलिसियोनियस 16.3 मिलियन प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। अलिसियोनियस आकाशगंगा की खोज पृथ्वी से लगभग 3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर की गई है। ये कितनी दूरी हमारी पृथ्वी से? 3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर। 3 अरब प्रकाश वर्ष, है ना? 3 अरब प्रकाश वर्ष कितना होता है अनुमान लगा लेना, तुम वहां फेल हो जाएंगे सारे। ऑल, है ना? अलियोनियस आई सी 1101 के आकार का 4 गुना है। अल्सियोनियस की खोज से पहले आई सी 1101 सबसे बड़ी आकाश गंगा थी। यह लगभग 3.9 मिलियन वर्ष में फैली है। ये जो आकाश गंगा हमारी कौन सी? अभी अब प्रश्न ये है कि सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है? तो ये हो गई अल्सियोनियस। अल्सियोनियस, आलसी। ठीक है। सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी हो गई? अल्सियोनियस। तारामंडल, तारामंडल कल पढ़ेंगे। ठीक है, तारामंडल पढ़ेंगे कल अपन। तारामंडल क्या होते हैं, फिर मैं आपको कल नक्षत्र बताऊंगा, राशियां बताऊंगा, निहारिका, नेबुला, ओरियन, ये सब कल की क्लास में पढ़ेंगे।